हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के कुछ 50 ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देखिए प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। विकिरण, देखिए विकिरण ऊर्जा का, बी यह एक बल है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सर, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, ये आपका विकिरण ऊर्जा का रूप है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। हवा, हीरा, सीसा या जल। तो किसका अपवर्तनांक अधिक होता है सर, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे सबसे कम प्रकाश की चाल किसका होगा सर, सघन माध्यम का, और सबसे सघन कौन है, हीरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हीरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है सर, कितने मुख्य फोकस होते हैं, आपका 2 मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, F1 F2 आपका आपने पढ़ा होगा। ठीक है सर, देखिए मुख्य फोकस पूछेगा तो आपको 2 बोलना है, और लेंस का फोकस पूछेगा तो आपका 1 ही तो होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। f बराबर r, f बराबर 2r, f बराबर r/2 या f बराबर 4r। तो f और r के बीच में क्या संबंध होता है सर, f बराबर r/2 होता है। ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपने सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या एवं उत्तल लेंस दोनों, बाइफोकल लेंस। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं सर, आपका उत्तल लेंस को। ठीक है सर, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। क्योंकि देखिए सर उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरणें आती है ना, वो एक बिंदु पर क्या हो जाती है, अभिसरित हो जाती है। अभिसरित मतलब मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, बैगनी, लाल, नीला या फिर पीला। तो किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है सर, आपका याद रखिएगा बैगनी का। ठीक है सर, बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो है आपका सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम होता है, और सबसे अधिक जो है आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा सर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तन। तो तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है, वो आपका प्रकाश का अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है सर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है सर, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, विद्युत संयंत्र यानी कि जनित्र यानी विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नाभिक की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो किस ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सर, आपका स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है सर, विद्युत संयंत्र जो डायनामो जो होता है सर, वो आपका इस स्थितिज ऊर्जा को आपका किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है सर, तो क्या होगा सर आपका, देखिए जलता हुआ जो मोमबत्ती है वो किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए सर आपका जो रासायनिक मोमबत्ती में जो रासायनिक ऊर्जा होती है मोम, वो आपका प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में,
ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं सर? आपका श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान जो है बढ़ जाता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर घट जाता है। याद रखिएगा सर। देखिए, जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और जब प्रतिरोध का मान कम करना हो तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। याद रखिएगा सर। चलिए, विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वो है, यानी कि हम लोग विद्युत चुंबक इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्राप्त करने के लिए जो हम लोग चुंबक का इस्तेमाल जिस छड़ का इस्तेमाल करते हैं वो किसका बना होता है सर? तांबा का, नरम लोहा, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका बना होता है सर? आपका नरम लोहे का बना होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा, ठीक है सर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है सौर कुकर, सौर सेल या फिर आपका ए और बी होना चाहिए। ए और बी दोनों, सॉरी यहाँ कर दिया है, देखिए ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है सर? आपका सोलर बदलता है, जिसको हम लोग सोलर सेल बोलते हैं, ठीक है सर। सोलर सेल देखते नहीं है, धूप में लगा देते हैं तो वो जो विद्युत सौर ऊर्जा है वो आपका विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल करके दे देता है, ठीक है सर। चलिए, यानी कि आपका सौर सेल हो जाएगा, याद रखिएगा सर। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो पवन विद्युत ऊर्जा में जहाँ पे आप वाइंड मिल लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पवन चक्की, तो वहाँ पे जहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ पे जो हवा की जो चाल है वो कितनी होनी चाहिए सर आपका? तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना होना चाहिए सर? 15, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए हवा की चाल, पवन की चाल, ठीक है सर। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है ऊपर, नीचे, आधार से दूर या आधार की ओर। तो वायु में रखा जो प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म जो है आपका आपतित किरण को किधर मोड़ देता है सर? किधर मोड़ देता है? तो आप देखिए सर, यहाँ पे जहाँ से जब किरण आपका आपतित होगा प्रिज्म में तो आपका किधर मोड़ देता है सर? देखिए, ये आपका विरल माध्यम है और प्रिज्म जो है सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपका अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो ये वाला अभिलंब है, तो इधर जो है ना, ये जो किरण है, आपतित किरण है, वो आधार की ओर मुड़ जाएगा। फिर से जब बाहर निकलेगा तो फिर ये जो प्रिज्म है वो आपका सघन हो जाएगा और जब बाहर निकलेगा प्रिज्म से तो आपका वो वाला जो है विरल हो जाएगा, ठीक है सर। इस तरह से जब फिर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? आपका सघन से विरल में जाएगा तो फिर से अभिलंब से दूर हटेगा तो फिर से आपका आधार की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा सर? आपका जब प्रिज्म से आपतित होती है तो आधार की ओर मुड़ जाती है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। दोनों स्थिति में जो है आपका आधार की ओर ही मुड़ती है। चलिए 16 नंबर, कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NH4Cl या फिर Na2CO3, 10H2O या इनमें से कोई नहीं। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 होता है, ठीक है सर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है सर? NaHCO3। और धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 इंटू में 10H2, यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे सर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, और इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु तांबा, पारा, सोडियम या लोहा। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है सर? आपका आपने पढ़ा होगा, पारा रहती है, ठीक है सर, पारा जिसको हम लोग बोलते हैं Hg, जो थर्मोमीटर में भी लगा होता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गंधक की परमाणु संख्या है 2, 4, 8 या 16। गंधक किसको बोलते हैं सर? गंधक का दूसरा नाम सल्फर होता है सर, सल्फर, ठीक है, SULPHER, जो सल्फर होता है ना सर, तो उसकी संख्या परमाणु संख्या कितनी होती है सर? आपका 16 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल, यहाँ अम्ल हो गया सर, अम्ल होगा जल में आयनित होता है और विलय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का संचालन क्यों करता है सर? क्योंकि ये
जल में घुलकर जो है ना आयनित हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 20 नंबर, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं सर, आपका क्षारीय होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। याद रखिएगा, धातुओं के जो ऑक्साइड हो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड है वो आपका अम्लीय होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सर, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कॉपर, देखिए Cu यानी कॉपर, जिंक, पोटेशियम या फिर लोहा। तो जो आपका सोना है, देखिए सोना जो शुद्ध सोना होता है ना सर, वो बहुत ज़्यादा नर्म होता है, उससे हम लोग आभूषण यानी कि ज्वेलरी जो है आपका वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मिश्र धातु के रूप में बदल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मिश्र धातु में बदला जाता है तो वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो मिश्र धातु में बदलने के लिए यहाँ इनमें से कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए क्या होगा सर, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉपर, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कॉपर का इस्तेमाल करके हम लोग मिश्र धातु में परिवर्तित करते हैं किसको, सोने को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिलिकॉन क्या है? एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है सर, सिलिकॉन आपका एक उपधातु है, ठीक है सर, याद रखिएगा, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, धातु अधातु भी नहीं है, धातु भी नहीं है, ये उपधातु है। 6 उपधातु है ना सर, 6 ऐसा कुछ, ठीक है सर। देखिए 23 नंबर वह तत्व जिसमें बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, हैलोजेंस, क्षारीय मृदा धातु या उत्कृष्ट गैसें। तो वह तत्व जिसके बाहरी सेल पूर्णतः भरे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, आपका उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, ठीक है सर, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के 72 सेल जो है यानी कि 72 कक्षा वो पूर्णतः भरे होते हैं, यानी कि उसमें पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूर्ण इलेक्ट्रॉन कितना सर, 8 इलेक्ट्रॉन, उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं सर, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कक्षा में होते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग उत्कृष्ट गैसों भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें में जैसे 6 उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, याद रखिएगा सर। 24 नंबर, खरिया का रासायनिक सूत्र है CaHCO3 CaOCl2 CaCl2 या CaCO3। तो खरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, देखिए खरिया का दूसरा नाम चौक है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है, चौक, चौक का सूत्र क्या होता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है चौक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन की, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बताएं क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2, CaO, Na2O या MgO। तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय ऑक्साइड होगा सर? तो देखिए सर, यहाँ पे जो CaO है और Na2O है और MgO है, ये तीनों आपका धातु का ऑक्साइड है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है सर, हमने ऊपर आपको बताया, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो आपका क्षारीय होता है। तो यहाँ पे धातु का ऑक्साइड यानी कि SO2 है वो आपका अम्लीय प्रकृति का होगा, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कौन अम्लीय ऑक्साइड है वो आपका SO2 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? CH4, C2H4, C2H2 या फिर C6 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 8 या फिर 11। तो सोडियम की संयोजकता जो है वो आपका कितना होता है सर? संयोजकता किसको बोलते हैं सर? कोई भी जो तत्व है जितने इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर उत्कृष्ट बनता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, उसको हम लोग उसका संयोजकता कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। याद रखिएगा कि संयोजकता किसको बोलते हैं? कोई भी पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है वो उसका संयोजकता कहलाता है। चलिए 28 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है सर? 7 के बराबर होता है, ठीक है सर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लवण भी बोलते हैं सर। देखिए अम्ल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। 29 नंबर कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन या फिर फॉस्फोरस। तो कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है सर? देखिए धातु नहीं, यहाँ अधातु होना चाहिए। सभी धातुएं तो विद्युत की सुचालक होती है, तो यहाँ कौन क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? देखिए यहाँ पे सल्फर अधातु है, ठीक है,
ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है सर, ठीक है। ग्रेफाइट याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। और क्लोरीन भी नहीं होता है, या फॉस्फोरस भी नहीं होता है, और ना ही सल्फर होता है। तो क्या होगा सर, आपका ग्रेफाइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो आपका विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद में आता है सर, अधातु जो है विद्युत का संचालन नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, याद रखिएगा। 30 नंबर कि कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। कार्बन क्या है सर आपका, कार्बन जो है अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है, अधातु है, याद रखिएगा। 31 नंबर ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, 1, 2, 3 या फिर कोई आबंध नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के जो दो परमाणु है यानी कि O2, उसमें कितने आबंध पाए जाते हैं सर, आपका 2 आबंध पाए जाते हैं, ठीक है सर। कितने आबंध पाए जाते हैं, 2 आबंध पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आबंध मतलब होता है सर बंधन, कितने बंधन पाए जाते हैं, 2 बंधन पाए जाते हैं। चलिए 32 नंबर सल्फर अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन या फेन प्लवन विधि। सल्फर नहीं है, सल्फाइड अयस्क का जो निस्तापन है वो किस विधि द्वारा किया जाता है सर, आपका फेन प्लवन विधि द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर, इसको याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया 2ZNO + O2, यहाँ O2 है सर, ठीक है। जो अभिक्रिया करके ZNO बनाता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी या फिर उष्माशोषी। तो देखिए सर, यहाँ पे 2 पदार्थ आपका मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, C6H12O6, ठीक है सर, याद रखिएगा, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, हमारा शरीर का pH मान क्या है, 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8 या फिर 9.1 से 9.5। तो हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो कितना होता है सर, आपका 7 से 7.8 के बीच होता है, ठीक है सर, याद रखिएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवक्षेपण, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो साग सब्जियों का जो विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपका सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है सर, क्योंकि साग सब्जियां जब विघटित होती है तो उससे उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक। चलिए याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, देखिए यहाँ शुष्क HCl, अमोनिया का घोल, नाइट्रिक अम्ल, सोडा वाटर। देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है सर, क्षारीय। तो यहाँ पे जो क्षारीय होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका HCl तो अम्ल है, और अमोनिया का घोल ये आपका क्षारीय है, नाइट्रिक अम्ल है तो लिखा वही है, और देखिए सोडा वाटर ये भी आपका अम्ल है। तो आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। लाल लिटमस पत्र को कौन नीला करेगा, क्षारीय, और यहाँ अमोनिया का घोल जो है आपका क्षारीय है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि लिटमस लेकिन के पौधे, लेकिन नहीं होता सर, लाइकेन कहता है, लाइकेन, ठीक है सर, लाइकेन, मिस्टेक हो गया है। देखिए लिटमस जो है लाइकेन के पौधे से निकाला जाने वाला एक रंजक है जो होता है लाल, नीला, गुलाबी या फिर पीला। तो जो लाइकेन है वो कौन से रंग का होता है सर, आपका ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, और उस वक्त वो कौन से रंग का होता है सर, आपका याद रखिएगा, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है सर। यही लाइकेन से हम लोग लाइकेन के पौधे से जो लिटमस निकलता है, इसी लिटमस से हम लोग लिटमस पत्र बनाते हैं सर, ठीक है। और लिटमस पत्र जो है लाल रंग का होता है या फिर नीले रंग का होता है, लेकिन जो लिटमस है वो आपका जब लिटमस जो निकाला जाता है पौधे से वो आपका गुलाबी रंग का होता है, याद रखिएगा सर, ठीक है सर, शुरू में गुलाबी रंग का होता है। चलिए टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर, संतरा, सिरका या फिर इमली। तो किस में पाया जाता है सर टार्टरिक अम्ल, ये तो याद रखने वाली बात है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है सर, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा, नींबू संतरा जिसको बोलते हैं, नींबू में सिट्रिक अम्ल, ठीक है सर, सिरका एसिटिक अम्ल, ठीक है सर। चलिए 40 नंबर, नीला थोता का रासायनिक सूत्र है, नीला थोता यानी तूतिया जिसको बोलते हैं सर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 5H2O, CuSO4 × में 5H2O, CuSO4 × में 4H2O, CuSO4 × में 10H2O। तो नीला थोता का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है सर, CuSO4 × में 5H2O होता है, ठीक है सर, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है सर, याद रखिएगा। 41 नंबर, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4, Al2SO4 होल 3, K2SO4 Al2SO4 होल 3 × में 24H2O, K2SO4 Al2SO4 होल 3 × में 28H2O। तो क्या होता है सर आपका फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है सर आपका, K2SO4 Al2SO4 होल 3 × में
24H2O होता है। ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, चलिए कभी कभी पूछ देता है आपका बोर्ड में। देखिए 42 नंबर, अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एंटी एनाल्जेसिक यानी पीराहरी, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है सर, तो अपच के उपचार के लिए यानी कि अनडाइजेशन का उपचार के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एंटासिड यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा? ठीक है सर, देखिए कोई जो विलियन है वो अंडे के पिसे हुए कवच के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए अंडा जो है ना, अंडा का जो कवच होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है सर, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोई विलियन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डाल देते हैं तो वो एक गैस निकलती है, और ये जो गैस है वो आपका क्या करता है? जो चूने के पानी को क्या बना देता है सर? आपका दूधिया कर देता है, यानी सफ़ेद कर देता है। ठीक है, तो आपका विलियन में क्या था? वो जो विलियन है, ये विलियन, वो आपका विलियन क्या था? तो देखिए सर, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये धातु का कार्बोनेट है, और धातु का कार्बोनेट आपका किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है सर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैस निकाल रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है। तो जो आपका धातु का ऑक्साइड है वो किसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है? यानी कि अम्ल के साथ। तो यहाँ पे जो भी अम्ल होगा उसको देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर, ये सोडियम क्लोराइड तो लवण है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा सर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आंसर हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, और ऊपर हमने जितने भी सॉल्व किए उसमें से बहुत से आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, देखिए चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? NaCl विलियन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलियन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलियन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु। तो देखिए सर, यहाँ क्वेश्चन समझिए, क्या बोला है कि कौन सा युगल यानी कि कौन सा जो युग्म है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया को दिखाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया कब होती है सर? जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी विलियन में जो कम क्रियाशील धातु होता है उसको विस्थापित कर देता है। तो देखिए सर, यहाँ पे जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, और यहाँ पे जो कॉपर धातु है, ठीक है, इन दोनों को अगर कॉपर धातु, ठीक है, अगर इन दोनों को अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, इन दोनों को क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होगा सर आपका? ये अभिक्रिया होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर जो है कम क्रियाशील है। ठीक है सर, कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर तो आपका सोडियम को हटा नहीं पाएगा, तो ये वाला आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए MgCl2 और एल्यूमिनियम धातु। तो देखिए सर, यहाँ एल्यूमिनियम धातु जो है कम क्रियाशील है और मैग्नीशियम धातु अधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी विस्थापन अभिक्रिया को नहीं दिखाएगा। और FeSO4 विलियन और सिल्वर धातु, तो FeSO4 यानी लोहा में से लोहा को हटाएगा कौन सर? आपका सिल्वर। तो सिल्वर तो आपका कम क्रियाशील है लोहा से, तो सिल्वर वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और डी नंबर में देखिए सर, आपका क्या बोल रहा है कि AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु। AgNO3 यानी कि आपका चांदी, और यहाँ पे आपका कॉपर, तो यहाँ कॉपर जो है चांदी से अधिक क्रियाशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है आपका चांदी के विलियन में से आपका, ठीक है, इस विलियन से AgNO3 के विलियन से चांदी को आपका हटा देगा, ठीक है, विस्थापित कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है सर, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है सर, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर ऊपरी सभी। तो देखिए, लोहे के जो फ्राइंग शटर है उसको आपका इससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? आपका जिंक का परत चढ़ाते हैं। ठीक है सर, किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक का। ठीक है सर, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है सर। देखिए 46 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो ये तत्व क्या हो सकता है? तो देखिए सर, कोई जो आपका धातु है वो आपका किसके साथ अभिक्रिया किया है? आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, और ये जो आपका उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाया है अभिक्रिया करके, और ये जो यौगिक है वो आपका जल में विलय होता है, तो वो आपका वो तत्व क्या होगा? तो देखिए सर, यहाँ शुरू में ही बोला है कि कोई धातु, तो अधातु वाला जो भी है वो आपका कट हो जाएगा। तो ये देखिए, कार्बन आपका कट हो जाएगा,
सिलिकॉन कट हो जाएगा। ये दोनों आपका तो खत्म हो गया, तो आपका बचा ऑप्शन ए और डी। तो यहाँ देखिए सर क्या बोला है कि ये यौगिक जो है जल में विलय है। और आपको बता दें कि जो आपका लोहा का जो यौगिक होता है ना, लोहा का जो ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये आपका जल में अविलय होता है। ठीक है सर। तो बचा क्या सर, कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम जो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और वही विलयन जो है आपका जल में विलय होता है। ठीक है सर। यही आपका कैल्शियम ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है कि 47 नंबर की खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप टिन का लेप होता है क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है? तो देखिए सर, हम लोग जिंक के बजाय क्या लगाते हैं, टिन लगाते हैं, क्योंकि टिन जो है आपका जिंक से आपका कम क्रियाशील है। ठीक है सर। टिन जो है आपका जिंक से कम क्रियाशील है, क्योंकि जिंक से कम क्रियाशील होगा तो ये धीरे धीरे क्षय होगा, इसलिए हम लोग जो है क्या लगाते हैं, टिन का लेप लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए सर, आपका टिन जो है जिंक की अपेक्षा टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो आपका अधिक क्रियाशील है, यानी कि टिन कम क्रियाशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सर। चलिए 48 नंबर में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पूछा है सर कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए शुरू में आपका मरकरी दिया हुआ है, मरकरी धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि अधातु यहाँ पे क्या है सर, आपका ब्रोमीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, धातु पूछेगा तो आपको पारा बताना है। ठीक है, यानी कि मरकरी, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, ये दोनों पूछता है सर आपका। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर आयरन? तो हम लोग कौन से धातु को चाकू से काट सकते हैं सर? तो देखिए सर, किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को काट सकते हैं। ठीक है सर, सोडियम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नर्म होता है। ठीक है सर, ये इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को भी, इन दोनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम को तो ये इतना क्रियाशील होता है कि इसको हम लोग केरोसिन में भी डुबा करके रखते हैं सर। ठीक है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन के बताएं कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? सल्फर, कार्बन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन? तो कौन सा अधातु है जो आपका चमकीला होता है? तो देखिए अधातु जो है ना सामान्यतः आपका चमकीला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा धातु है जो चमकीला होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है सर, चमकीला होता है। ठीक है सर, देखिए वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है सर, और शेयर भी कीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने इससे पहले भी बहुत से वीडियो डाले हैं इसके प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहाँ से देख भी सकते हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल सारे के सारे वीडियो हमने डाले हैं, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।